तो एक बार फिर से CDNP जिगमेंट एजुकेशन आपके लिए लाए हैं प्योर मैथमेटिक्स की क्लास। यह क्लास 12th के लिए है और JEE या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से है। और इस क्लास में आप मैथ्स का व्यू रख करके ही समझें, तभी बात बेहतर ढंग से समझ में आएगी। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं, आज एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। अगर हम बहुत पुराने समय में जाएं तो एक मैथमेटिक्स में एक बड़ी प्रॉब्लम समझ में आती है और वो प्रॉब्लम्स थी, अगर हम बात ज्योमेट्री की ले लेते हैं तो ज्योमेट्री में जो भी वर्क करना पड़ता है उसमें मेजरमेंट का बड़ा इम्पोर्टेंस है। कोई कंस्ट्रक्शंस करना है, 4 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करिए, 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करिए, ठीक है, या फिर ऐसे ही कुछ मेजरमेंट ले करके हम उसकी स्टडी करते हैं। एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है अलजेब्रा। अलजेब्रा में हम जितना भी पढ़ते हैं उसमें अरिथमेटिक नहीं है, उसमें जितनी भी राशियां हैं बीजीय राशियां हैं, अलजेब्रिक क्वांटिटीज होती हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और फिर इसमें वैल्यू रख करके हम फिर इसको चेक करते हैं। ये अलग ब्रांच है। एक साइंटिस्ट हुआ जिसका नाम था रेने देकार्ते। इस साइंटिस्ट ने सोचा कि ऐसा कुछ हो कि हम ज्योमेट्री का काम तो कर सकें, ज्यामिति का काम कर सकें, लेकिन हमें ज्योमेट्री बॉक्स की जरूरत ना पड़े। कितनी अच्छी सोच थी रेने देकार्ते की, जिन्होंने यह सोचा कि हमें एंगल का मेजरमेंट करने के लिए प्रोटेक्टर की जरूरत ना पड़े, लाइन की लेंथ पता करने के लिए हमें स्केल की जरूरत ना पड़े, मतलब ज्योमेट्री बॉक्स की बिल्कुल भी जरूरत ना पड़े, लेकिन वर्क पूरा हो जाए। इसके लिए उन्होंने ज्योमेट्री को एक नए रूप में अलजेब्रा के साथ में मिक्स करके मैथमेटिक्स की एक नई ब्रांच बनाई। इस नई ब्रांच को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं। इसे हम हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। यह निर्देशांक ज्यामिति आपने 11th क्लास में जरूर पढ़ी होगी। रियल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना इतना आसान नहीं है। यह बात मैथमेटिशियन जितने भी हुए हैं, जितने गणितज्ञ हुए हैं, उन्होंने भी इस बात पर विचार किया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आसान बनाने के लिए सबसे पहले इसको फर्स्ट पार्ट में पढ़ा गया और फर्स्ट पार्ट 2D के रूप में पढ़ा गया, और फिर इसका ओरिजिनल पार्ट 3D के रूप में पढ़ा जाता है। 2D मीन्स 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति। 3D मीन्स 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 3D समझना थोड़ा टफ है, इसलिए पहले 11th में 2D समझा दी गई, जिसमें 2 एक्सेस यूज होती हैं, x एक्सेस एंड y एक्सेस। ठीक है, हम जितने भी कोऑर्डिनेट लेते हैं उसमें x की वैल्यू होती है, y की वैल्यू होती है। आपने 11th क्लास तो पढ़ ली, लेकिन शायद इस व्यू को नहीं देखा
जो हमने आज यहाँ पर बताया या बता रहे हैं। आपने सोचा हमने 11th क्लास में कोऑर्डिनेट तो पढ़ ली, लेकिन रेने देकार्ते का हमको ना तो स्केल देखने को मिला, ना हमें प्रोटेक्टर देखने को मिला, या अदर ज्योमेट्री बॉक्स में जो भी इंस्ट्रूमेंट रखे होते हैं वो कुछ भी नहीं मिला। तो ये आपके पढ़ने की कहीं ना कहीं कमी थी। हम आपको याद दिलाते हैं कि रेने देकार्ते का स्केल कब पढ़ा आपने प्रोटेक्टर कब देखा। एक ऐसा प्रोटेक्टर, एक ऐसा स्केल रेने देकार्ते ने बनाया जो कभी गुम ही नहीं सकता। आपका ज्योमेट्री बॉक्स गुम सकता है, लेकिन रेने देकार्ते का ज्योमेट्री बॉक्स कभी नहीं गुम हो सकता। वो सब फार्मूले के रूप में है। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा 2D में 11th क्लास में, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। जरा बताइए, अगर स्केल से हमें किसी लाइन की लेंथ का मेजरमेंट करना है, किसी सरल रेखा की लंबाई नापनी है, तो हम क्या बोलेंगे? दो बिंदुओं के बीच की दूरी ही तो नापेंगे ना। रेखा मतलब उसका फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वही तो लाइन की क्या है? लेंथ है, उस रेखा की लंबाई है। तो इसलिए रेने देकार्ते ने एक फार्मूला दिया, किसका? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। एक बिंदु A है x1 y1 और दूसरा बिंदु क्या है? x2 y2। ठीक है, अब इनके बीच की डिस्टेंस AB इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपने पढ़ा होगा, जरूर आपको याद होना चाहिए। ये याद आए तो ये देखिए, AB इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये देखिए, ठीक है। ये फार्मूला रेने देकार्ते ने बनाया। इससे हम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, या यूं कहा जाए किसी भी लाइन की लेंथ हम निकाल सकते हैं जिसके 2 पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट। ठीक है। ऐसे ही अगर बात आप चांदे की करते हैं, प्रोटेक्टर की करते हैं एंगल का मेजरमेंट करने के लिए, तो आपने 11th में tan थीटा का फार्मूला पढ़ा होगा। क्या थीटा क्या है? इसमें एंगल बिटवीन 2 लाइन, दो रेखाओं के बीच का कोण है। ठीक है, ये देखिए आपने इसमें ही पढ़ा है, tan थीटा इज इक्वल टू m1 डिफरेंट m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये है रेने देकार्ते का चांदा प्रोटेक्टर। इससे एंगल का मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना इंटरेस्टिंग? आपने इस व्यू से इस मैथ को हरगिज नहीं देखा होगा। 3D हम बहुत ही रोचक तरीके से आप लोगों को समझाएंगे, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। इसमें अंतर सिर्फ ये होगा कि आपने जो 2D पढ़ी है उसमें 2 एक्सेस होती हैं, x एक्सेस, y एक्सेस। ठीक है, लेकिन 3D में एक थर्ड एक्सेस और भी होती है, और वह होती है z एक्सेस, x एक्सेस एंड y एक्सेस एंड z एक्सेस। विचार करें, रियल 2D होती है या 3D? वास्तव में रियल 3D होगी, क्योंकि डेली लाइफ में क्या देखने को मिलेगा? किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई भी वस्तु, उसकी लेंथ मिल सकती है, उसकी ब्रेथ मिल सकती है, चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई, और उसकी गहराई भी होती है। ठीक है, जबकि अगर 2D पढ़ते हैं मीन्स एक फोटोग्राफ के बारे में पढ़ रहे हैं आप। फोटोग्राफ कोई भी होगा तो उसमें क्या होगी? लंबाई होगी और चौड़ाई होगी। लेकिन अगर बात किसकी की जाएगी? 3D की, तो उसमें क्या होगा? लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और गहराई भी होगी, लेंथ होगी। ठीक है, ब्रीथ एंड डेप्थ भी होगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आप लोगों को
एक ऐसा नॉलेज देंगे 3D के लिए जिसका यूज आप पूरी 3D की बुक में, पूरे सिलेबस में बार बार करेंगे और वह एक बहुत ही मजबूत पार्ट होगा। उसको आपको मेमोरी में रखना पड़ेगा और उस बात को समझने के लिए हम चलते हैं बोर्ड में, ठीक है। और अच्छे से देखते हैं, आपके लिए यह नया है इसलिए इसमें कंसंट्रेशन अच्छा होना चाहिए। और मैथ्स की प्रॉब्लम याद रखें, आप पुरानी कक्षा में, प्रीवियस क्लासेस में आज का जो पैटर्न है, स्टूडेंट कुछ करना नहीं चाहता बेहतर ढंग से, स्किल नहीं है, खत्म होती चली जा रही है। वो क्या चाहता है, एक क्वेश्चन टीचर ने कराया फिर उसको कॉपी कर ले, फिर दूसरा कराया फिर कॉपी कर ले, तीसरा कराया फिर कॉपी कर ले। बिल्कुल रॉन्ग मेथड। ऐसा करने से आपका नॉलेज नहीं बढ़ेगा, आप कुछ लर्न नहीं कर पाएंगे, कुछ सीख नहीं पाएंगे। इसके लिए होना क्या चाहिए, क्वेश्चन तो हमसे पूरे बन रहे हैं, इसमें आपका क्या फायदा। फायदे की बात तब होगी जब वो क्वेश्चन आपसे बने। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए जो आपकी बुक में भी ना हो, तब भी आपसे बने, तभी कहा जाएगा कि मैथमेटिक्स आपने सही ढंग से सीखी। यहाँ पर हम ऐसी टेक्निक से आपको मैथ सिखाएंगे। हाँ, हमारी बात वर्ड टू वर्ड फॉलो करनी पड़ेगी, तभी आपको मैथ्स क्लियर होगी और अच्छे से समझ में आएगी। एक एक बात को समझेंगे, मानेंगे, तभी आप कर पाएंगे। अदरवाइज फिर आप रट करके मैथ्स में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। इससे बेहतर होता कि आप फिर बायो ले लेते या आर्ट्स कॉमर्स ले लेते, ठीक है। तो अब हम चलते हैं बोर्ड पर और वहाँ समझाते हैं कि 3D का बेसिक क्या होगा और अपने सिलेबस के हिसाब से हमें और क्या क्या पढ़ना है। तो हम अपने बोर्ड पर आ चुके हैं। सबसे पहले हम रिवीजन वाले फार्मूले से ही यूज करेंगे, शुरू करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B, दो बिंदुओं A और B के बीच की दूरी। यह फार्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या होता है, A B इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, A है x1 y1 और B है x2 y2। लेकिन अगर यही फार्मूला 3 डायमेंशन के लिए कर दिया जाए, 3 डायमेंशन में आपको एक बात समझनी चाहिए कि x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, ये 3 एक्सिस जो होती हैं, इनमें से हम 11th क्लास में सिर्फ x एक्सिस और y एक्सिस के बारे में ही पढ़ते आए हैं। लेकिन 12th क्लास में तीसरी एक्सिस कौन सी ली जाती है, z भी ली जाती है। इसमें आप ऐसा समझ सकते हैं, ये देखिए, इसमें अगर बात x एक्सिस की जा रही है तो ये वाली यहां से ये पूरी है x एक्सिस, ठीक है। और अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये क्या है, y एक्सिस। अब रियल में आप ये सोचिए कि बोर्ड से या आपकी कॉपी में x और y जो बनाए आपने, तो जहां पर x और y कट कर रहे हैं, जहां पर दोनों पॉइंट क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, मीन्स हम कौन से बिंदु की बात कर रहे हैं, ये वाला, ये O। यहां पर आप कॉपी में सोच के देखिए, वहां से जो डॉट है O, वहां से एक लाइन
कहाँ खींचनी है? हवा में ऊपर की ओर खींचनी है आपकी कॉपी में, ठीक है। वह कहलाएगी जेड एक्सिस। याद रखिए, फिर से रिपीट करते हैं। जो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और दूसरी है ये वाली वाई एक्सिस, ठीक है। अब यहां से हमें क्या करना है? ऊपर हवा में एक लाइन ड्रॉ करनी है परपेंडिकुलर, जो एक्स एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर हो और वाई पर भी हो। मतलब यहां से सीधे ऊपर की ओर खींचनी है। तो हम हवा में लाइन तो नहीं खींच सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें डायग्राम बनाना ही पड़ता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? एक लाइन हम थोड़ा सा साइड में करके खींचते हैं। एक लाइन हम यहां से ऐसा करके खींच देंगे, ठीक है। लेकिन इसको क्या समझेंगे? इसको समझेंगे हम कि ये लाइन कहाँ खींची हुई है? सामने की ओर ही खींची हुई, मतलब ऊपर की ओर खींची है। आपकी कॉपी से ये कहां पर है? एयर में है, हवा में है। ये तीसरा वाला जो ये है जेड एक्सिस, जेड, ठीक है। तो इस फार्मूले को हम कन्वर्ट करते हैं 3 डायमेंशनल में, और यहां पर इस वाले में Z1 और ले लेंगे, और इस वाले में क्या ले लेंगे? Z2 और ले लेंगे। तो अपना फार्मूला क्या बन जाएगा? ये Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस फार्मूले को फिर से यहां पर रिपीट करके लिखते हैं। ये देखिए, यहां पर ये पॉइंट है क्या? A और B, 2 पॉइंट्स हैं। एक है ये A और दूसरा पॉइंट कौन सा है? ये B। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट क्या है? x1, y1 और z1। B का क्या है? x2, y2 और z2 है। यहां हमने लिख दिया है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, दो बिंदुओं A और B के बीच की दूरी। ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना है। AB इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। जब भी बात किसी भी लाइन की लेंथ की, रेखा की लंबाई की, दो बिंदुओं के बीच की दूरी की आती है, तो हमें रेने डिकार्ते के इस फार्मूले का ही प्रयोग करना है। रियल में यह क्या है? रेने डिकार्ते का एक स्केल हमने कहा था, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल लेकर के एक क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप लोग देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो पॉइंट है A, 2, 1, 3, पॉइंट B है 3, 5 एंड 4, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना चाहिए? सबसे पहले लिखना चाहिए फार्मूला। क्या लिखना चाहिए? फार्मूला। ये AB है, AB को चाहे तो अपन क्या बोल सकते हैं? D भी बोल सकते हैं। AB मीन्स A और B के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। तो D लिख दें या फिर AB भी लिख दें, नो प्रॉब्लम। AB इज इक्वल टू, अब ये फार्मूला लिखा हमने। फार्मूला क्या है? जो ऊपर लिखा हुआ है वही फार्मूला यहां लिखेंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब हमें बताना पड़ेगा हियर, यहां पर वैल्यू कौन कौन सी है। हर मैथ्स का क्वेश्चन प्रॉब्लम बिल्कुल मैनर से करना सीखें, जल्दबाजी में ना करें। ये देखें, जो शुरू में ये वाले मान हैं
ये सभी मान क्या है? ये मान है x1 y1 z1। किसकी वैल्यूज है ये? x1 y1 z1। तो यहां पर कैसा लिखेंगे अपन? x1 y1 z1, थोड़ा शॉर्ट में लिखा ऐसा करके, और यहां क्या लिख देंगे? 2 1 3। इसका मतलब क्या होगा? x1 की वैल्यू है 2, y1 की वैल्यू कितनी है? 1, और z1 की कितनी है? 3 है। ऐसा ही हम लिखेंगे यहां पर x2 y2 z2, और ये वैल्यू कितनी होगी? यहां देखिए कितना लिखा हुआ है क्वेश्चन में, 3 5 4। अब ये वैल्यू हमें कहां लगानी है? ए बी वाले फार्मूले में लगानी है। ठीक है, तो लगाते हैं। कितना आएगा? ए बी इज इक्वल टू कितना आएगा? लगाएं x2 y2 z2। समझ रहे हैं बात को? x2 y2 z2 मतलब x2 की वैल्यू 3, y2 की 5 और z2 की 4 है। तो यहां पर आएगा x2 मतलब 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस आएगा 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करें इसको। ये देखो कितना आएगा? 3 माइनस 2 मीन्स 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है, प्लस 5 माइनस 1 कितना हुआ? 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। 4 माइनस 3 कितना होता है? 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। 16 प्लस 1 मीन्स रूट ऑफ 18। ये देखिए यहाँ क्या लिख देंगे? रूट ऑफ 18। यहाँ पर यूनिट वर्ड जरूर लिखें, ठीक है? मतलब लेंथ की एक यूनिट होती है, सेंटीमीटर, मीटर एटसेट्रा कुछ ना कुछ होती ही है। तो यहाँ क्वेश्चन में कुछ पता नहीं है, इसलिए हम सिर्फ किस वर्ड का यूज करेंगे? यूनिट। या हिंदी मीडियम वाले चाहें तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, इकाई। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक है, अब आपको सोचना चाहिए क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? ऐसा ही क्वेश्चन आपसे करते बनेगा क्या? अगर आपसे बनेगा तो फिर यहां पर हम 1-2 क्वेश्चन हम लिखते हैं होमवर्क के लिए, और ये क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं और करके दिखाने हैं। इसके बाद अभी आगे और बताएंगे हम होमवर्क में। ये होमवर्क समझते हैं? कब का होमवर्क है ये? यहाँ पर हम लिखेंगे, उसके बाद आप वीडियो को पॉज करेंगे और फिर ये क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है, ओनली फॉर प्रैक्टिस। इसमें कितने क्वेश्चन देते हैं हम? फर्स्ट क्वेश्चन 2 पॉइंट्स हैं, 3 7 4। सेकेंड पॉइंट है 5 माइनस 3 1। ये 2 पॉइंट्स हैं, इनके बीच की डिस्टेंस आप लोगों को अभी निकालना है तुरंत में। ये x1 y1 z1 होगा और ये x2 y2 z2 हो जाएगा। ठीक है, इसी फार्मूले में वैल्यू रखें, कैलकुलेट करें और देखें कितना आंसर आता है। ठीक है, अगर बन जाए तो फिर एक क्वेश्चन और करना है। ये क्वेश्चन होगा 4 5 माइनस 1। सेकेंड पॉइंट है 7 5 4। ये 2 पॉइंट्स हैं, इसमें भी x1 y1 z1 और ये x2 y2 और ये z2। अभी करें पहले वीडियो पॉज करके और उसके बाद चेक करें आपसे बना कि नहीं बना। अगर बन गया तो फिर आप बोले कि हाँ हमसे क्वेश्चन बनने लगा। ठीक है, अब इसके बाद ऐसे ही क्वेश्चन कुछ और भी थोड़ा सा
लैंग्वेज को बना बिगाड़ करके अगर दिया जाए तो देखें आप लोगों से बनता है कि नहीं बनता है। इसके बारे में हम देख सकते हैं कि ये देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पर, टाइप समझाएंगे हम पहले। अगर आपको 3 पॉइंट्स दिए जाएं ए, ठीक है, यहां मतलब कुछ भी वैल्यू होगी ऐसी जो लिखी हमने ये 2 1 3 इसी टाइप से हम लिख नहीं रहे हैं। और दूसरा पॉइंट क्या दिया गया, ऐसा ही बी दिया गया, और तीसरा पॉइंट सी दिया गया। ये देखिए, ठीक है, यहां कुछ ना कुछ लिखा होगा, ये यहां पर कुछ ना कुछ वैल्यू लिखी होगी। अब कहा जाए कि प्रूफ करो, सिद्ध करो कि ये तीनों पॉइंट क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं। मतलब क्या हुआ, ये तीनों के तीनों बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। समकोण त्रिभुज के शीर्ष मतलब अब क्या करना पड़ेगा, आप समझने की कोशिश करें। ये देखें समकोण त्रिभुज कैसा होता है, ये देखिए ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ, ये देखो होता है। इसमें से अगर हम बोलते हैं कि ये नीचे, ये देखो ये एंगल कितना होना चाहिए, इसमें 90, कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ये कितना है, ये 90 डिग्री। इनमें से अगर इसको बेस बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। इसको बेस बोलेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ठीक है, ये बेस या आधार, और ये क्या है, लंब या फिर परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेनस या कर्ण, ठीक है। अब आप समझते हैं क्या, राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेनस स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर होता है। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, ठीक है। अब देखें इन तीनों में से कोई ना कोई पॉइंट क्या है, एक होगा ए, एक होगा बी और एक क्या होगा, सी। मतलब हमको क्या क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, बोलो, ए बी। अब सोचो बनेगा कि नहीं बनेगा, ए बी कैसे निकालेंगे, ये ए है तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, x1 y1, बी वाले में जो होगा, तीसरा भी होगा यहाँ पर 1 है, ये x1 y1 z1, ठीक है। यहाँ पर एक तीसरा पॉइंट भी होगा, ये हमने यहाँ लिख दिया, मान लो 1 है, ये x1 y1 z1, और ये होगा x2 y2 और ये z2, ठीक है। तो यहाँ पर फिर फार्मूले में, और ये क्या होगा देख लें, ये रिपीट कर देते हैं, गलत हो गया यहाँ पर, ये होगा x1 y1 z1, ठीक है, x2 y2 z2। बस ये दोनों पॉइंट्स यूज करके हमें क्या करना है, फार्मूले में, कौन से वाले फार्मूले में, ये जो फार्मूला है देख रहे हैं, इस वाले फार्मूले में x2 माइनस x1 वाले फार्मूले में हमको क्या करना है, ये वैल्यू लगानी है, ठीक है। ए और बी से तो क्या निकल आएगा, ए बी निकल आएगा। जब ए बी निकल आए तो उसको 1 मान लेना, कुछ भी निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको
समझाने के लिए हम कह देते हैं, मान लो यहाँ पर निकला इसकी वैल्यू 2 निकली, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या निकाला, BC निकाला। अब BC कैसे निकालेंगे, इसमें ये 2 पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट ये वाला लेना पड़ेगा और एक पॉइंट ये वाला लेना पड़ेगा। ये पहला वाला क्या होगा, ये x1 y1 z1, और ये वाला क्या होगा x2 y2 और ये z2। फिर से उसी फार्मूले में लगाएंगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये BC की वैल्यू आ जाएगी। अब मान लो ये BC की वैल्यू आपने निकाली, कितनी आ गई हो, 3 आ गई हो। ये अनुमान से हमने लिखा है, क्वेश्चन में कुछ भी आ सकती है, समझाने के लिए 3 लिख दिया है। अब क्या करेंगे, एक वैल्यू और बचती है निकालने के लिए, वो वैल्यू कौन सी होगी, वो वैल्यू है AC। ये देखो, ये है A और ये क्या है C। तो यहाँ पर इसकी जो मान होंगे वो होंगे x1 y1 z1, और इसके जो मान होंगे वो क्या होंगे x2 y2 z2। और फिर से हम लगाएंगे उसी फार्मूले में, डिस्टेंस फार्मूले में, रहने दे कार्तिक के स्केल में लगाएंगे, तो क्या निकल आएगा, AC निकल आएगा, ठीक है। ये लगाएंगे। अब सपोज कर लो, मान लो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, √13 आ जाती है। इसको क्या बोल देंगे हम, इक्वेशन नंबर 3 बोल देंगे। अब हमें चेक करना पड़ेगा, क्या चेक करना पड़ेगा, इनमें से कोई भी 2 वैल्यूज उनका स्क्वायर करके ऐड करो और तीसरे वाले का स्क्वायर करो, इक्वल आनी चाहिए। जरा ध्यान से देखें, अगर हम देखते हैं AB स्क्वायर, AB स्क्वायर कितना आएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा बोलो, 4। फिर हम निकालेंगे BC स्क्वायर, कितना होगा बोलो, 9। हम निकालेंगे AC स्क्वायर, कितना होगा बोलो, रूट हट जाएगा 13। अब चेक करें, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, 9 + 4 कितना आएगा, 13 आ जाएगा। इस प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, क्योंकि AB स्क्वायर कितना आया है 4, BC स्क्वायर कितना आया है 9 और ये 13, ठीक है। यहां लिख देंगे विच इज ट्रू, जो कि सही है, जो कि सत्य है। ये प्रूफ हो गया, हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो आपसे बनना चाहिए। बेसिक है, सिर्फ है, प्रैक्टिस के लिए है, एग्जाम में आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन ये डिस्टेंस फार्मूले का यूज होता है, इसलिए हमने क्वेश्चन सॉल्व करके बताया, ठीक है। ऐसा करके उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा अब देखें 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति, यह शॉर्ट में बार बार अब हम 3D बोलेंगे। 3D को अच्छे से समझने के लिए एक हमने आप लोगों के लिए बेसिक डायग्राम तैयार किया है। उस डायग्राम को आप लोग अच्छे से देखें और उसकी ट्रिक समझें और उसका यूज पूरे चैप्टर जितने भी 3D के हम पढ़ाएंगे उसमें बार बार करेंगे और वह कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर ट्रिक हमारी समझ लेंगे तो कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। चलो ले चलते हैं एक और बोर्ड में। ये देखो सामने एक डायग्राम बना हुआ है और इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर हमने ये x एक्सिस बताई है, ये है y और जो ये बाहर निकलती है ये क्या है z, ठीक है। इसमें 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं जिन्हें हिंदी बोलेंगे 3 निर्देशांक अक्षें या शॉर्ट में निर्देशांश बोला जाएगा, निर्देशांश, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस इंग्लिश में, हिंदी में निर्देशांश।
एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष को अगर हमें एक साथ बोलना है तो क्या बोलेंगे? निर्देशांश, ठीक है, या कोऑर्डिनेट एक्सेस, ठीक है। कितनी होती है? 3 होती है, एक्स, वाई और जेड, ठीक है। अगर हम दो लाइनों को, 2 एक्सेस को एक साथ मिलाएं, देखें तो उससे क्या बनता है? एक प्लेन बनता है, एक समतल बनता है। क्या बनता है? एक प्लेन। देखो जरा ध्यान से देखो, ये है एक्स एक्सिस और ये क्या है? वाई एक्सिस। इसको कैसे समझेंगे? आप लोग जहां पढ़ रहे हो वहां पर, जहां भी बैठे हो वहां पर जो भी रूम होगा तो उस रूम में एक कॉर्नर देखें, कोना देखें, कोने की तरफ मिलान कर लें हमारे डायग्राम को, और वहां से नीचे नीचे जो फर्श का कोना कोर गई है ये, ठीक है, सीधी लाइन जो दिखती है उस पर ध्यान से देखें उसको, ये वाली मिला लें, फर्श वाली लाइन गई है ये, और ये लाइन कोने से ऊपर की ओर गई, ये आपका लेंटर के पास तक पहुंच जाती है ये, ठीक है। अब ये पूरी की पूरी वाल होगी, ये जो हमने बनाया है, देखो अच्छे से कंसंट्रेट करो, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, नहीं तो अगर कंसंट्रेट नहीं किया अच्छे से तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। देखो ओ से चलना है, और ये मान लो ये क्या है? ए आना है, फिर बी में आना है, और इसके बाद या ABC तो हमने नाम दे दिए हैं, इनके नाम कुछ और दे सकते हैं, इसका नाम दे देते हैं, P में आना है, P भी दे चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हम नाम दे दे, चलो इसमें 1 2 3, ठीक है। ये देख लो 0 1 2 3, ये पूरा का पूरा एक प्लेन है जो आपके घर में दीवार होगी। इस पूरी दीवार को हम कहते हैं प्लेन, या हिंदी में इसका नाम होता है समतल। क्या बोलते हैं? ये लिख देते हैं प्लेन। प्लेन या हिंदी में क्या कहा जाएगा इसको? समतल, ठीक है। क्या बोलेंगे? समतल। अब भले आप हिंदी मीडियम वाले, अब एक बार बता दिए हमने कि प्लेन को, समतल का मतलब प्लेन है। अब बार बार अगर प्लेन भी बोलते हैं तो ऐसा असुविधा महसूस ना करें, उसको आप लोग समतल समझ सकते हैं। फिर मैथ्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, भले हिंदी मीडियम में हैं, लेकिन आपको इंग्लिश में पकड़ थोड़ा ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे भी जो पढ़ेंगे उसमें इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी आपको, इसलिए उसको थोड़ा कोशिश करें। बिल्कुल शुद्ध हिंदी ही पढ़ते जाएंगे तो बाद में परेशानी बनेगी, ठीक है। तो ये 0 1 2 3 ये क्या कहलाता है? ये समतल कहलाएगा, ठीक है। किससे मिलके बना है ये समतल मिलके बना एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से, इसलिए इस प्लेन का नाम दिया गया एक्स वाई प्लेन। ये देखो हमने लिख दिया, यहाँ पर एरो लगा के लिखा है, ये क्या लिख दिया है? एक्स वाई प्लेन, ठीक है। फिर देखो, अब आप दूसरी दीवार देख सकते हैं, दूसरी तरफ वाली, ये देखो यहाँ से ये फर्श से फिर कोने से चलते इस तरफ आगे तरफ आ जाते हैं, एक दीवार ये बनेगी पूरी। देखो हमारा पेन जहाँ चल रहा पूरी दीवार है ये भी एक समतल होगा। किससे मिलके बना है ये मिला है वाई से, और किससे मिलके बना है बोलो? जेड से, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया? वाई जेड प्लेन। ये देखो ये वाई से और जेड से मिलके बना, इसलिए क्या नाम दिया इसको हमने? वाई जेड प्लेन। अब तीसरा और है फर्श, देख लो सीधे जहां आप बैठे हैं फर्श, ये लेंथ और ये ब्रीथ, ठीक है। नीचे पूरा फर्श एक समतल है, प्लेन है, ठीक है। किससे मिलके बना है वो? एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस से, इसलिए इस फर्श का नाम क्या नाम दिया गया बोलो? जेड एक्स प्लेन। इसका नाम क्या दिया हमने? जेड एक्स प्लेन, ठीक है। जब कहीं पॉइंट P हम लेते हैं तो माना जाता है ये पॉइंट कहाँ पर है? हवा में है, अंतरिक्ष में है। पॉइंट P आपके कमरे में कहीं पर भी, जहां आप बैठे हैं हाथ उठा लो ऊपर, वहीं पर जहां बैठे हैं हाथ उठाइए ऊपर, जहां हाथ जा रहा है कहीं पर वहीं मान ले P है, ठीक है। कमरे में कहीं पॉइंट P हो सकता है, तो उसके कोऑर्डिनेट हमने क्या लिख दिए यहाँ पर? एक्स वाई और ये जेड, ठीक है। ऐसा हमें मानना है। अब इसमें एक क्वेश्चन
एक नहीं 6 क्वेश्चन छोटे छोटे बनेंगे जो आपके न्यू टाइप क्वेश्चन में काम आते हैं, MCQ में काम आते हैं, 1 मार्क में काम आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में आएंगे, ट्रू फॉल्स में आएंगे। उनको अच्छे समझने की कोशिश करें। यहाँ पर लिखा है, देखो ध्यान से, क्या है, 6 बातें हैं, 6 पॉइंट है। पहला x एक्सेस, दूसरा पॉइंट y एक्सेस, तीसरा क्या है z एक्सेस, फिर चौथे पॉइंट में क्या आएगा xy प्लेन, फिर फिफ्थ में क्या आएगा yz प्लेन, सिक्स में क्या आएगा zx प्लेन। तो 3 लाइन एंड 3 प्लेन, 3 रेखाएं हैं और 3 समतल हैं। इन तीनों की हमें समीकरण पता होना चाहिए। इनके समीकरण देखो क्या होगा। x एक्सिस का समीकरण हमने क्या लिखा, y इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या लिखा, y इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 0। ये समीकरण आपको रटने नहीं है आंख बंद करके। एक छोटी सी हम ट्रिक बतलाते हैं, उस ट्रिक से आपको बिल्कुल भी नहीं रटना पड़ेगा और ये अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ट्रिक ध्यान से सुनो, हम बताते हैं। आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाए तो सामने वाला जब जो क्वेश्चन पूछता है उसको छोड़ के बाकी को 0 बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कहा सामने वाले ने पूछा क्या कि x अक्ष का समीकरण बताओ, टेल मी इक्वेशन ऑफ x एक्सेस। ठीक है, टेल मी इक्वेशन ऑफ x एक्सेस। तो क्या नाम लिया उसने, x नाम लिया। तो तुम लोगों को क्या बोलना, x बस नहीं बोलना, क्या बोलना है, y इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, ये आंसर होगा। x बोला सामने वाले ने तो हमको x नहीं लिखना है इसमें। ठीक है, ऐसा क्यों है ये भी और आगे देख सकते हैं, क्लियर कर लेंगे। अभी इसकी ट्रिक देखो सिर्फ। अब ऐसे ही देखो हमने लिख दिया y इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 0, हो गया ये। अब ऐसे ही किसी ने पूछा आपसे इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, y अक्ष का समीकरण बताओ भाई। क्या बोला उसने, y बोला। तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, y बस नहीं बोलना है, y इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 0। ये देखो, ये हमने लिखा y एक्सिस, लिखा क्या लिखा है, x इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 0 लिखा है ये। अब किसी ने पूछा zx का बदलाव भाई, तो उसने क्या पूछा, z बोला। आपको क्या करना है, z वर्ड यूज नहीं करना है, क्या बोलना है, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0। हो गया, तीनों हो गए। अब अगले प्लेन के बारे में यही रूल लागू होगा। अब किसी ने पूछा इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन बताओ, एक्स वाई समतल का समीकरण। ये लो, क्या बोल रहा है सामने वाला, एक्स भी बोल रहा है वाई भी बोल रहा है, तो तुमको क्या बोलना पड़ेगा, जेड इज इक्वल टू 0। मतलब जो सामने वाला बोलता वो नहीं बोलना है, उसको छोड़ के बाकी बोल दो। उसने कहा इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, तो क्या बोलोगे, एक्स वाई तो सामने वाले ने बोल दिया, अब तुम क्या बोलोगे, जेड इज इक्वल टू 0। ऐसे ही देखो, अगर उसने क्या पूछा वाई जेड प्लेन, तुमको क्या नहीं बोलना, वाई नहीं बोलना, जेड नहीं बोलना। ये देख लो, हमने क्या लिख दिया, एक्स इज इक्वल टू 0। अब उसने पूछा मान लो क्या, जेड एक्स प्लेन, तो सामने वाला क्या बोल रहा, जेड बोल रहा, एक्स बोल रहा है, तो जेड एक्स प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, वाई इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये 6 के 6 जो रूल है वो हमने यहाँ पर अलग से भी लिख दिए हैं। देखो हम दिखा देते हैं इसी में, ये देखो, इसको देख सकते हैं, ये देखो, यहां पर हमने लिख दिया है इम्पोर्टेंट इक्वेशन, इम्पोर्टेंट है ये इक्वेशन ऑफ, किसके इक्वेशन, ये बाकी जो लिखे हैं ये इंग्लिश में, ये हिंदी में समीकरण। ये लिखा एक्स एक्सेस के लिए, वाई के लिए, जेड के लिए, फिर समतल का लिखा एक्स वाई, फिर वाई जेड, फिर जेड एक्स लिखा। अब डिस्टेंस के लिए एक बिंदु दिया गया है,
ये वाला बिंदु, ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये फर्स्ट वाला मतलब x1, सेकेंड वाला y1 और थर्ड वाला क्या कहलाएगा, z1। अब क्या कहा उसने, डिस्टेंस इसकी निकालनी है x अक्ष से। कहां से निकालनी है, x अक्ष से। तो x अक्ष में आपको पता है x अक्ष का इक्वेशन क्या होता है, x अक्ष का समीकरण क्या होता है, बोलो। x अक्ष के लिए y इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 0, मतलब y और z क्या होंगे, 0 होंगे। ये y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 0, लेकिन x की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो z एक्सिस में कोई पॉइंट अगर हो तो क्या होगा, y इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 0 लिख देना है और x का मान क्या होगा, x ही होगा। अब ये देख लो, एक पॉइंट हमारे पास ये वाला है x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट कौन सा है, x2 y2 z2। अगर हम डिस्टेंस फार्मूले में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स का होल स्क्वायर फार्मूला होता है ना, ये पढ़ा भी है आप लोगों ने, ये रूट ऑफ ये वाला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है यहाँ पर, x2 x है, x1 क्या है, x है, x माइनस x क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। फिर 0 माइनस y का होल स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, 0 माइनस z मतलब कितना हो, z स्क्वायर। ये देखो कितना आ जाएगा कुल मिला करके, y स्क्वायर z स्क्वायर। शॉर्टकट में ऐसा भी याद रख सकते हैं कि अगर डिस्टेंस x एक्सिस से बतानी है तो क्या आंसर आएगा, d इज इक्वल टू रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब x का टर्म नहीं आएगी। अगर y से बतानी है तो इसमें y नहीं आएगा, और अगर z बतानी है तो फिर क्या होगा, ये देखो z बतानी तो क्या होगा, इसमें z नहीं आएगा, ठीक है। और अगर डिस्टेंस हम कहां से निकालना चाहते हैं, एक्स वाई से निकालना चाहते हैं, तो डिस्टेंस कितनी होगी, z, मतलब एक्स वाई बोला सामने वाले ने, मतलब हमको एक्स वाई नहीं बोलना। अगर वाई जेड बोलता है तो क्या बोलना है, d इज इक्वल टू एक्स है, और जेड एक्स है तो d इज इक्वल टू वाई है, ठीक है। इस प्रकार से छोटे छोटे ये बेसिक नॉलेज है, इसकी कोई एक्सरसाइज नहीं होगी बुक में, लेकिन ये आपको फर्स्ट डे अच्छे से समझना जरूरी है, और इनको बार बार एक बार डायग्राम खुद बना करके और अच्छे से बोल बोल करके देखना जरूरी है कि आपसे बनता है या नहीं बनता है, ठीक है। तो आज के लिए मैथ्स की क्लास में इतना ही है, और इसकी प्रैक्टिस करें, और कल से हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए होमवर्क और भी देंगे। आप लोग जो बुक जिस राइटर की हमने बतलाई थी वो राइटर की बुक आप लोग ले लें, और मैथ्स की बुक पास में ज़रूर होना चाहिए, तभी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद है आज की इस क्लास में आपने मैथ्स के क्वेश्चन समझे, और जो हमने होमवर्क दिया है उस होमवर्क को पूरी ईमानदारी से बिना किसी आलस्य के उसको सॉल्व करिए, उतने क्वेश्चन करिए, और करके फिर वही प्रक्रिया जो डेली करते हैं आप, जैसा फिजिक्स में भी करते हैं, उसको आप फ़ोटो खींचिए अपने होमवर्क को, और फिर हमारे पास हमारे टेलीग्राम चैनल में सेंड करिए, और जिससे पता चल सके कि आप लोग प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलेंगे।